गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज महिमा सेन। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 9th के साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो आपके बार्क जो होती है एक ट्री की, उससे उसको लेकर के उसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा पील करा और उसके बाद में उन्होंने उस स्ट्रक्चर को एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। तो उन्होंने खुद ने जो बनाया था वो था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसकी मदद से उन्होंने सेल्स को देखा था। वो कब देखा था? 1665 में। तो फर्स्ट जिन्होंने देखा था वो थे रॉबर्ट हुक। फिर आते हैं हम लोग, अब फिर उन्होंने फिर दूसरे एक साइंटिस्ट आए जो थे लीवनहॉक। लीवनहॉक 1674 के अंदर बॉर्न हुए। इन्होंने क्या देखा कि जो एक अनियन होता है, अनियन को इन्होंने पील किया तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की देखी। उन्होंने अनियन को पील किया तो उन्होंने इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी, जिसे उन्होंने नाम दिया सेल्स। तो ये जो है ये है सेल, और ये जो इसमें डॉट है वो है न्यूक्लियस। ये हमें किसने बताया? लीवनहॉक ने। इन्होंने बताया फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने पॉन्ड वाटर से लिया, लेखा इन्होंने लेकिन अनियन के अंदर ही, एग्जाम्पल के लिए बताया। और फिर आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर। इन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया, जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसमें स्टोर होता है। जेनेटिक मटेरियल जितना भी होता है वो इस न्यूक्लियस में स्टोर होता है। पुरकिंजे आए, फिर उन्होंने क्या बताया? 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, जो कि क्या काम करता है? जितना भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। फिर आते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी जो कि बायोलॉजिस्ट थे, श्लाइडेन और श्वान। 1838 में बॉर्न हुए, ये 1839 में बॉर्न हुए। इन दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी। उसमें इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल्स का फॉर्मेशन होना है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगा, यानी कि जो भी नई कोशिकाओं का निर्माण होगा वो पुरानी जो कोशिकाएं हैं जो डेड हो रही हैं उनसे ही होगा। फिर उसके बाद में सेल थ्योरी फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो 1855 के अंदर बॉर्न हुए, जिन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। उन्होंने मतलब इसका फॉर्मेशन किया। 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। और फिर हम लोग बात करते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। जब सेल्स आ गई हैं तो उसके बाद में एक होती है यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल, और एक होती है मल्टीसेल्युलर यानी कि मल्टी सेल। अब सिंगल सेल से मतलब है जैसे कि हम लोग मान लें अमीबा, और इसमें हम मान ले में जितने भी फंजाई हैं या जितने भी एनिमल्स हैं। तो अमीबा से मतलब ये है कि इसके अंदर जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, या कैसे भी आप इसको स्ट्रक्चर को बना लेंगे। तो उसमें एक ही सेल जो होती है वो सारे फंक्शंस जो काम करने के होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल करती है। और इसमें मल्टी सेल्स होती है, यानी कि सारी सेल्स मिलकर के एक बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करती है। ये फंजाई या एनिमल्स के अंदर होगा। और फिर हम आते हैं कि स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स के टाइप देखेंगे हम लोग। अब हम लोग सेल्स के टाइप जो हैं वो देख रहे हैं। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को आगे करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो है स्मूथ मसल सेल्स, ये क्या होती है? जो मसलरी मूवमेंट्स जो होते हैं या हमारी जो मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि मैं ये हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ या मैं कुछ लिख रही हूँ, तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये इसमें हेल्प करती हैं। और फिर आती है हमारी नर्व सेल्स, जो हमारे जितने भी मतलब कि तंत्रिकाएं यानी कि जितने भी
संवेदी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके साथ में मिलकर के ये नर्व सेल्स काम करती है। यानी कि कोई भी एक्शन हुआ है तो उसका हमको रिएक्शन कैसे करना है, एक्शन का रिएक्शन कैसे करना है, वो हमें नर्व सेल्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। ये होता है नर्व सेल्स है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी है, वैसे इसका नाम न्यूरॉन ही है, वैसे नर्व सेल्स भी कह रहे हैं हम लोग। इसमें ये इसका न्यूक्लियस होता है। आगे हम इसे और देखेंगे। ये है हमारी ब्लड सेल्स जिनमें न्यूक्लियस है, वो तो है WBCs, ये आपके आगे आएगा, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है, वो होगी RBCs। RBC होगी रेड ब्लड कार्पस्कल्स और व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। और ये है एक ओवम जिसके अंदर इसमें एग का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या सेल मेम्ब्रेन जिसे भी कहते हैं। तो जो भी एक सेल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, या जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, किसी भी सेल की। ये सभी में मिलती है, यानी कि प्लांट्स में भी मिलेगी और ये एनिमल्स में भी मिलेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की, जो कि एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है और प्लांट्स के अंदर वो प्रेजेंट होती है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या काम करती है, ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं या जितने भी मिनरल्स हैं उनका सेल्स में मूवमेंट करती है, मूवमेंट में काम आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर से बाहर जाएगा कोई भी, या बाहर से अंदर आएगा, जो भी सॉल्यूट्स होंगे या मिनरल्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। अब वो मूवमेंट किस हिसाब से होता है, मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के टाइप का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट होता है सेल्स का, या जो भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो हम डिफ्यूजन के हिसाब से पढ़ेंगे। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर होता है कोई भी कोई भी आयंस हैं, कोई भी मतलब वो मिनरल्स हैं, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में मूवमेंट करते हैं। यानी कि यहां पर जैसे ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इधर 2 ही थे, तो ये ज्यादा से कम की साइड में जाएंगे, तो ये होएगा डिफ्यूजन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, वो कितनी है हमारे वो हमारे कम है, सॉरी 3% के लगभग है, और जो ऑक्सीजन है 21% के लगभग है। पॉइंट्स में कुछ हो सकता है, वो आप लोग देखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, तो वो ज्यादा से कम की ओर ही जाएगी। अब जो ह्यूमन बॉडी है, जब वो ब्रीथिंग करती है, या कोई भी प्लांट है, तो जब वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है, जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अंदर लेते हैं और O2 को वो बाहर छोड़ते हैं। तो वो तो हो गया उनका फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले ली है और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स ने बाहर छोड़ दी है। लेकिन ब्रीदिंग जब होती है एनिमल्स के अंदर, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर तो ज्यादा है, हमने देखी 21% है, लेकिन बॉडी के अंदर उसका वेटेज थोड़ा कम है, तो इसलिए हम उसे इनहेल करेंगे। और CO2 जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है,
कम है, सॉरी कम है, 3% ही है, तो वो बाहर मूव करेगी। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। अब ये भी होता सेम डिफ्यूजन की तरह ही है, इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होएगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो की साइड होगा, इधर ही जाएंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या करेगी, कुछ ही जो मिनरल्स हैं उनको आगे पास करेगी और आधों को ये अपने वापस पीछे रख लेगी। तो ये क्या हो जाएगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ऑस्मोसिस के अंदर ऐसा होता है, होता सेम डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी हेल्प से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। फिर आते हैं हमारे सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोटोनिक, सेकंड होगा आइसोटोनिक, थर्ड होगा हाइपरटोनिक। अब जो हाइपोटोनिक है इसमें जो मीडियम सेल मीडियम जो होगा उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वाटर की, उसमें जो वाटर का कंटेंट होगा वो हाई होगा देन द सेल, सेल से ज्यादा होगा वाटर कंटेंट मीडियम का, तो वो होगा हाइपोटोनिक। तो ये क्या करेगा, ये गेन करेगा वाटर को, गेन करेगा वाटर को, यानी कि इस सेल के अंदर जो होगा वो गेन करेगी वाटर को। आइसोटोनिक में क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन होगी मीडियम की भी और सेल की भी, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, मीडियम हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल एंड वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा ये, और ये होगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अमीबा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये फूड को कैसे एंगल्फ करता है या फूड कैसे गेन करता है, वो करता है ये एंडोसाइटोसिस की हेल्प से। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जितना भी वो लोग फूड मटेरियल लेते हैं, अमीबा कार्बोहाइड्रेट्स ले रही है, वाटर ले रही है, तो ये एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल्स के अंदर इस तरीके से ये ले लेगी, एंगल्फ कर लेगी, कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो उसको अंदर ले लेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंडोसाइटोसिस। तो ये बात हो गई है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल जो होती है भंगुर होती है, या हम कहें रिजिड होती है। अब सेल वॉल भी जो है एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ये हमें याद रखने वाली बात है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है और प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट होती है, तो ये क्यों प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में ये क्यों एब्सेंट होती है। एनिमल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए इनके पास में मसल्स होती हैं, लेकिन प्लांट्स के पास में ऐसी कोई मसल्स नहीं होती है, इसलिए इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, विच इज ग्रीन इन कलर। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और हमारे प्लांट्स की सेल वॉल जो है, अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, और जितने भी बाहर से एटमॉस्फेयर से हमारे जितने भी इससे फाइट करने के लिए मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले प्लांट सेल मौजूद होती है, और ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो अब वो स्टोर किस फॉर्म के अंदर रखता है, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब क्या है,
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक ये डीएनए है और ये आरएनए है। अब ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएस और सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरीके से डिनोट किया जाता है इनको, ये अभी आपके आएगा नहीं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम कहें कि किसी भी क्रिमिनल के बारे में हम लोगों को पता करना है कि ये क्राइम सीन पर जो हमें सैंपल्स जो कलेक्ट किए हैं हमने, ब्लड के किए हैं या किसी के नेल्स मिले हैं, किसी के हेयर मिले हैं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो वो हम लोग पता करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग पता करेंगे। और डीएनए का आप लोगों ने देख लिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये ह्यूमन बीइंग्स में मिलता है, आरएनए जो होता है ये प्लांट्स में मिलता है। तो ये आरएनए भी प्लांट्स में और वायरसेस में, वायरसेस के अंदर जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी मिल सकता है।